तो आज ये वाली वीडियो में बहुत हल्की सी एडिटिंग होने वाली क्योंकि मैं इस समय बाहर हूँ, अपने स्पेस पे नहीं हूँ, तो आपको आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। तो पिछले कुछ टाइम से सीएम पंक के बारे में मैं आपको बता भी रहा था चैनल पे, भाई बहुत सारी ऐसे भसड़ सी चल रही है, लेकिन अभी थोड़ी सी क्लैरिटी और ज़्यादा मिली है और पता ही चला है कि समर स्लैम में एक सिग्निफिकेंट रोल होने वाला है सीएम पंक। और जब ऐसी टर्म्स का यूज़ किया जाता है मोस्टली डर्ट शीट्स के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है भाई कि कुछ तो सीन बहुत अच्छा खासा और तगड़ा हो सकता है सीएम पंक का। जैसे कुछ रूमर्स ऐसे भी आ रहे थे कि भाई क्या पता वो स्पॉट ले सकते हैं ओबाफेमी का, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत टाइम से जो मैच प्लान कर रही थी कोडी रोड्स और सीएम पंक का, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को एग्जीक्यूट कर सकती है। मतलब अभी ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, कुछ क्लैरिटी है नहीं इसके बारे में, लेकिन इतना क्लियर है कि सीएम पंक का एक अच्छा खासा रोल डब्ल्यूडब्ल्यू समर स्लैम में फीचर करने वाली है। और आई थिंक वो बहुत ऑब्वियस भी हो जाता है क्योंकि जब रेसलमेनिया में बंदे का चैंपियनशिप मैच था और वो चैंपियनशिप हार गया और उसके बाद से वो सिर्फ बोल के चले गया था भैया मैं दोबारा से चीज़ों को चेज़ करूँगा, तो आई थिंक फिर वही है कि अगर थोड़ा सा लॉजिक ढूंढने की कोशिश करी जाए तो फिर सीएम पंक का वापस आना मतलब कि समर स्लैम में एक बड़ा मैच, ऊपर से ये 2 नाइट्स की जो समर स्लैम का इवेंट है वो भी होने वाला है। सेथ रॉलिंस के बारे में अगर हम बहुत टाइम पीछे जाएं तो आपको याद होगा ये वाली मर्चेंडाइज हुआ करती थी सेथ रॉलिंस की। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको डब्ल्यूडब्ल्यू शॉप पे दोबारा से लिस्ट कर दिया है। अब ऐसे जो जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू लिस्ट करती है, इनको लिस्ट करने के ऐसे बहुत कोई ज़्यादा मायने नहीं होते। कई बार ऐसा लगता है कि भाई शायद इसका मतलब ये है कि सुपरस्टार के साथ कुछ बहुत अलग होने वाला है, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब पहले के टाइम में आई थिंक फिर मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा होता था, लेकिन अब के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू के इस चीज़ के बहुत ही सिंपल मायने हैं कि भाई इस टी शर्ट्स की जो बिक्री है वो अच्छी खासी हुआ करती थी एक ज़माने में, तो चलो इस वाली टी शर्ट को हम लोग दोबारा वापस लेके आ सकते हैं। और जब पैसे कमाने की बात चल रही है भाई, तो फिर डैनहाउजन इस समय वो ये काम बहुत अच्छा करके दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इस समय ट्राइपॉड नहीं है तो हाथ को मैं थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए नीचे भी करूँगा। तो डैनहाउजन का भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक ट्रेडमार्क फाइल किया है और ये है ह्यूमन मोनीज। जैसे डैनहाउजन बोलते हैं ना हर एक चीज़ में अपनी जो बात है उसको मनवाने के लिए, कैसे बोलते हैं कि भाई मुझे ह्यूमन मनीज चाहिए काम करने के लिए, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो ह्यूमन मोनीज है MONIES इसका डैनहाउजन के लिए ट्रेडमार्क, डैनहाउजन के लिए तो नहीं खुद के लिए एक ट्रेडमार्क फाइल किया है। तो मे भी हो सकता है इसके अंडर कुछ अब आपको मर्चेंडाइज भी देखने को मिल जाए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू जब किसी चीज़ को ट्रेडमार्क करती है तो इसका मतलब कि अब वो उस चीज़ से जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सारे करेंगे ताकि वो अलग अलग तरीक़ों से जो पैसे हैं वो कमा सके। वैसे भी ये काम डैनहाउजन जब से डब्ल्यूडब्ल्यू में आए हैं वो बहुत अच्छा करके दे रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के लिए। चैट गेबल ने भाई जब से ट्रिपल ए प्रमोशन में अपना वो मास्क वर्सेस मास्क वाला मैच रेसल किया है, उसके बाद से अब उनकी थोड़ी सी एक जो रिस्पेक्ट है वो अलग ही हो गई है। और भाई ये मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ और इसे कहते हैं डायनेमिक रेंज। देखो भाई पीछे अभी मैं अपनी ऐसे देखूँ तो मुझे सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है पूरा, लेकिन इसने कितना बढ़िया करके बादलों को, और समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो ये अच्छा काम किया है। मैं अभी यहाँ से देख के बता रहा हूँ ऐसे। तो चैट गेबल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो चैट गेबल का इस बार समर स्लैम में भी एक बड़ा रोल होने वाला है। इस वजह से नहीं कि उनका ट्रिपल ए प्रमोशन में मैच हुआ था तो डब्ल्यूडब्ल्यू को पता चल गया कि भाई इस बंदे की हाइप है। उसका रीज़न ये है कि समर स्लैम सिर्फ ब्रॉक लेसनर के होम टाउन से नहीं बल्कि चैट गेबल के होम टाउन से भी होने वाली है। तो ऐसे होम टाउन बॉयज़ वाली जब थोड़ी थीम हो जाती है तो एक सुपरस्टार को थोड़ी सी अलग ट्रीटमेंट कई बार डब्ल्यूडब्ल्यू दे देती है। और जैसा हमने एक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने चैट गेबल को ऐसे एंगल में डाला, वो मास्क वाले एंगल में, तो वो थोड़ी समझदारी भी उनकी लगी कि अभी ये बंदा मास्क वाली स्टोर लाइन से निकल के आया है, तो चलो इसको दोबारा से ऐसी कोई स्टोर लाइन देते हैं जिसमें मास्क हो, ताकि वो चीज़ थोड़ी ऐसा लगे कि हाँ चलो कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू कंटिन्यू कर रही है किसी चीज़ को। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि कोई मास्क वाली स्टोरी होगी ऐसा कुछ, लेकिन हाँ चैट गेबल का होम टाउन है तो समर स्लैम में उनकी भी आप अच्छी बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बात भी ध्यान में रखना है कि 2 नाइट्स की समर स्लैम है, तो इस वजह से होगा ये कि डब्ल्यूडब्ल्यू ज़्यादा सुपरस्टार्स को शो पे फीचर करने का मौका दे पाएगी। मतलब कि अगर 6-6 या 7-7 मैचेस भी होते हैं तो लगभग 12 मैचेस हो जाएंगे, जबकि नॉर्मल पीएलईज़ के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू 5 मैचेस करती है। तो उसकी वजह से काफ़ी जो और सुपरस्टार्स हैं जिनको वैसे मौका नहीं मिलता उनको मौका मिलने का अच्छा चांस हो जाएगा। कल स्मैकडाउन का शो है, वैसे मैं ज़्यादातर आपको बोलता नहीं हूँ कि आपको ये उठ के लाइव देखनी चाहिए, शायद इसके लिए भी नहीं बोलूँगा, लेकिन एक मैच है भाई जो कल डब्ल्यूडब्ल्यू में चीज़ें बदल सकता है और वो है कोडी रोड्स वर्सेस गुंतर के बीच में, जहाँ पे सैमी ज़ेन होने वाले हैं स्पेशल गेस्ट रेफरी। बाकी क्वीन ऑफ द रिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, सॉरी क्वीन ऑफ द रिंग का भी मैच है, किंग ऑफ द रिंग का भी मैच है जिसमें जे ऊसो और जवॉन का मैच होगा। तो वही है, अगर कल जे ऊसो ने हरा दिया किंग ऑफ द रिंग के इस टूर्नामेंट में जवॉन को, तो एक अलग लेवल का जो क्रैश आउट है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी सैमी ज़ेन चीज़ें तो भाई टीज़ कर ही जा रहे हैं कब से। उन्होंने अब अपने ट्विटर अकाउंट पे इस फोटो को पोस्ट किया है जहाँ पे कैप्शन कुछ भी नहीं है, बस बंदे ने लिख दिया है कि
कैप्शन कुछ नहीं लिख दिया है, कैप्शन कुछ भी नहीं है, बस बंदे ने अपना जो हाथ है, सैमी ज़ैन ने अपना जो हाथ है वो कोडी रोड्स के ऊपर रखा हुआ है, जिससे वो थोड़ा ऐसा बताना चाह रहे हैं कि मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, सोच लो कि जैसे उन्होंने ऑलरेडी डरा तो दिया ही है कोडी रोड्स को कि भाई देख ले मैं कुछ भी कर सकता हूँ तेरे साथ, क्योंकि अब बंदे के वो एक तरीके से इन्फोर्सर है, वो रेफरी है मैच में, तो वो कुछ भी आउटकम लेके आ सकता है। और डब्ल्यूडब्ल्यू के पास आई थिंक ये बेस्ट वे भी है अगर वो कोडी रोड्स के पास से टाइटल उड़ाना चाहते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको प्रोटेक्ट करके रखना ही है तो शायद फिर ये एक तरीका हो सकता है। बाकी नाइट ऑफ चैंपियंस भी अभी अगला शो है, तो वहाँ पे एक ट्रिपल थ्रेट मैच के होने के भी रूमर्स हैं। और कोडी के पास से टाइटल जाना, आप इस चीज़ के साथ में बहुत कम ही ऐसा उसके साथ अलाइन होना चाहते हो, क्योंकि टाइटल जाना कोडी रोड्स के पास से स्पेशली थोड़ी मुश्किल सी चीज़ होती है। तो देखते हैं कल शो में क्या होगा। मेरे ख्याल से ये मैच कैसा होता है ये काफ़ी हद तक डिसाइड कर देगा कि स्मैकडाउन का ओवरऑल शो भी कैसा था। वैसे तो आई थिंक स्मैकडाउन इतना कोई अच्छा काम करता नहीं है, जो अगर वो दोबारा से बेकार शो डिलीवर कर देगा तो अलग से कोई कुछ अलग ही बोलने वाला है। पता ही है इनके जो शोज़ हैं वो ऐसे चल रहे हैं। मेरे ट्विटर पे ना एक ट्वीट मुझे दिखा, और भाई ये 12 मई 2019 का है, जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये एडिट बनाया है फिन बैलर का। और इस एडिट में क्या हो रहा है, फ्यूचर फिन क्वेश्चन मार्क करके लिखा है और #MITB करके लिखा हुआ है। और अगर आप देखोगे तो 7 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, और अब तक वो चीज़ नहीं हुई है फिन बैलर के साथ में। तो वही है, अब डिस्कशन ये हो रहे हैं भाई ये ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू ट्वीट्स करती ही क्यों है, जब कभी भी उनको किसी भी चीज़ को ऐसे सीरियस लेना नहीं होता। और सही बात भी है भाई, देखो मतलब मैंने तो वैसे एक वीडियो में बोल भी दिया था कि मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यू किसी भी पॉइंट पे कुछ करने वाली है फिन बैलर के साथ। तो कभी कभी ऐसे देख के थोड़े अरमान से जाग जाते हैं भाई, एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है फिन बैलर के साथ, कभी तो लगता है अरे भाई क्या शायद हो सकता है। बट आई थिंक अगर हमें अपने मानसिक संतुलन को अच्छा रखना है तो उसके लिए थोड़ी हमको ये बात समझ जानी चाहिए कि फिन बैलर, एले नाइट, वो सुपरस्टार्स ऐसे कि अगर इनके साथ कुछ अच्छा हो गया तो करेंगे कि चलो ठीक है अच्छा हो गया, लेकिन वैसे कुछ भी अच्छा होने का जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। एक फ़ोटो और आई है भाई एजे स्टाइल्स और इलिया ड्रैगनोव की। और इलिया ड्रैगनोव के लिए तो भाई सोशल मीडिया पे कुछ अलग ही अब चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रिपोर्ट आई है उनके बारे में कि डब्ल्यूडब्ल्यू अब ज़्यादा इलिया ड्रैगनोव को कोई मेन इवेंटर सुपरस्टार की तरह नहीं देखती है, तो मतलब अब लोग फिर थोड़ी सिंपैथी दिखाने लगे। और उसी पॉइंट पे एजे स्टाइल्स के साथ ये फ़ोटो आई इलिया ड्रैगनोव की, और इस फोटो से अब यही बात हो रही है कि भाई देखो कैसे ये सारे लोग जो है बिहाइंड द सीन इतनी मेहनत करते हैं। चलो एजे स्टाइल्स तो रिटायर हो गया, लेकिन इलिया ड्रैगनोव को कोई अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही है। अगेन जैसे मैं बोलता हूँ कि मजदूरी मैच के मजदूर रेसलर्स वाली बात है इलिया ड्रैगनोव के साथ। और भाई ये भले ही सुनने में थोड़ा सा आपको हार्श लग सकता है, लेकिन यही रियलिटी है। अगर आप स्टोरी लाइन नहीं दे सकते तो 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल इतना आप खींच लोगे, उसके बाद फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। पेंटा वेंटा अगर आप हो तो आपके पास थोड़े पटाखे वटाके आपको 1 साल और ऐड करवा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बिना स्टोरी लाइन दिए कुछ आप ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू में बड़ा या उखाड़ने वाला काम कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की और कुछ बहुत बड़ा उखाड़ने की। जैसे कि पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि अभी मेरे पर थोड़ा सा ना इस चीज़ का भी प्रेशर है कि मैं कम से कम इस पर कट लगाऊं, क्योंकि कम से कम कट होंगे तो ये वीडियो जल्दी से जल्दी भी आ पाएगी। तो अभी जैसे ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चल रही है, तो ब्लड लाइन की स्टोरी को अगर आप रेसलमेनिया के बाद से देखोगे तो समझ में आ रहा है देखिए कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें अब अच्छा इन्वेस्ट कर रही है। यानी डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ सोच समझ के चीज़ें कर रही है इस ब्लड लाइन के साथ। जैसे हमने जेकब फार्टो के साथ फ्यूड देखी, फिर उसमें उन्होंने और डेप्थ डाली। मेरे को किसी ने कमेंट में ट्रोल भी किया था कि ब्लड लाइन अगर सांस भी ले तो रोहित भाई कहना शुरू कर देते भाई इसमें डेप्थ है, वो रोहित भाई को डेप्थ बहुत नज़र आ जाती है। भाई मैं तो अपना ओपिनियन दूंगा, मुझे जैसा लगता है। तो अब जैसे हमने डेप्थ देखी इस पूरी स्टोरी में, जेकब फार्टो आए, उसके बाद पहले वो रोमन रेंज से भिड़ रहे थे और उसके बाद फिर ऊसोस आके उन्होंने उनको संभाला, मदद करी, उसके बाद वो टोंगन ग्रिप लेके आए। अब जेकब फार्टो इशारों पे नाचने पे मजबूर हैं, लेकिन फिर भी वो ऊसोस के सामने नहीं झुक रहे हैं। तो अब जैसा कि हम स्पेकुलेशन में सुनते ही रहते हैं, ये रूमर्स में आते रहता है कि रॉक का एक रोल हो सकता है स्पेशली अगले साल की रेसलमेनिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया से है। तो अब उस रोल को लेके इस ब्लड लाइन में एक जगह बनती हुई दिख रही है। जैसा हमने अभी के मंडे नाइट रॉ में भी देखा कि भाई रोमन रेंस क्या कर रहा था। रोमन रेंस की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल ऐसी शुरू हो चुकी हैं कि भाई मैं तो भाई अब मेरे पास टाइटल आ गया, मेरे पास पावर आ गया, मुझे जो मर्जी होगी मैं उस तरीके से चीज़ें करूँगा। तो ये स्लॉट ओपन करता है द रॉक के लिए। जैसे मैंने एक टाइम पे आपको बताया भी था कि रॉक का स्टोरी लाइन में आना इस पर डिपेंड नहीं करता कि रॉक के पास टाइम है या फिर नहीं, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो स्टोरी ऐसी है कि रॉक उसमें आने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो बिलीव ये है कि भाई ये जो स्टोरी लाइन है वो बना ही डब्ल्यूडब्ल्यू का एक रीज़न ये भी है इसको ऐसा बनाने का कि इसमें वो रॉक को
आराम से घुसा सकें। WWE स्टोरी लाइन को शेप ही ऐसे देना चाहती है और WWE सऊदी अरब वाले पूरी कोशिश करने वाले हैं कि अगर उन्होंने रॉक को मना लिया, अगर उन्होंने रॉक को पटा लिया, तो अगले साल की रेसलमेनिया में रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच, और यहाँ पे इस बार चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी। ये मैच तब रूमर्ड था जब रोमन रेंस के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप थी और वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास से चली गई, और उस टाइम पे ये बातें कितनी ज़्यादा होती थी भाई कि अगर रोमन रेंस के पास से टाइटल चला ही गया तो रोमन रेंस और रॉक मैच करने का फ़ायदा ही क्या। तो अब इतने सालों बाद दोबारा से वो टाइटल आ गया रोमन रेंस के पास, और एक्चुअल में जो फाइट है, जैसे रॉक ने बोला था ऐसे अपनी सांस हाँफते हुए कि और शुड द रॉक सिट एट द हेड ऑफ द टेबल करके जो उन्होंने बोला था, तो शायद वो चीज़ करने का जो मौका है WWE उसको दोबारा से बना रही है इस ब्लड लाइन की स्टोरी को आगे चला के, जो कि मुझे लगता है कि शायद इस साल के एंड होने तक हमें चीज़ें और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएंगी। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मतलब कि आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े, और आज आपको ये व्यू कैसा लगा वो भी बता देना।